में जो है जांच की जा रही है और जांच कर रही टीम के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। जांच टीम ने भी ये माना कि बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जीवाड़ा किया गया है। छठे दिन भी लोगों के बयान जो है दर्ज किए जाएंगे। एडीएम हरिताभ आदित्य समेत 4 सदस्यीय टीम मौजूद है और जल्द ही टीम जांच पूरी करके जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर को सौंपेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर छठे दिन भी आज जो है लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और जल्द ही जो टीम है जांच पूरी करके रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ जो है एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, जिसके तहत 1 सितंबर से योजना का लाभ मिलने लगेगा। इससे डूंगरपुर जिले के 2,87,000 से अधिक परिवारों को फायदा मिलेगा। रसद विभाग के निरीक्षक ने यह बताया कि डूंगरपुर जिले में 2,87,677 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित हैं। ऐसे में इन परिवारों को सरकार की घोषणा के अनुरूप अब 1 सितंबर से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में योजना लागू की थी, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जो 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रही है। डूंगरपुर जिले में कुल खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी राशन कार्डधारी हैं 2,87,677। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में जो है रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी और सरकार के इस फैसले से अब करीब 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए से जुड़े परिवारों को प्रदेश सरकार का तोहफा। 1 सितंबर से मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सरकार के फैसले से करीब 68 लाख परिवारों को फायदा। अब तक सिर्फ बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार सस्ते सिलेंडर का लाभ ले रहे थे, लेकिन 1 सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। राजस्थान में बजट घोषणा के मुताबिक अब बीपीएल और उज्ज्वला योजना के साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े लोगों को भी 450 रुपए में सिलेंडर का लाभ मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने 1 सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। अभी सामान्य परिवारों को 806 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा है। 68 लाख परिवारों को 450 में सिलेंडर मिलेगा और एक महीने में 1 ही सिलेंडर मिलेगा। यानी किसी के 2 सिलेंडर आते हो तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, 1 ही पे मिलेगी। यानी एक परिवार में अगर 2 सिलेंडर है तो उन्हें 1 ही सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। एक ही कनेक्शन पे 1 सब्सिडी मिलेगी। तो ये मतलब अभी तक इससे पहले उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। हाँ, उज्ज्वला और बीपीएल में मिलती थी। उसमें क्या आधार होता था, मतलब उनको बाकायदा अपडेट कराना पड़ता था सारा रिकॉर्ड? हाँ, अपडेट करवाना पड़ता था, ई-केवाईसी करवानी पड़ती थी, उसके बाद उनके अकाउंट में सब्सिडी आ रही थी। इसमें भी अब होगा कुछ योजना का, आपको कैसे पता चलेगा साहब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है? कोई केवाईसी वगैरह हो गया? अभी होगी सर, केवाईसी भी होगी इसकी गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद। गवर्नमेंट के आदेश आने के बाद प्रदेश में करीब 70 लाख ऐसे परिवार हैं जो उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के तहत सब्सिडी पर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं।
जबकि NFSA की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार हैं। NFSA सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो BPL या उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल हैं। इस तरह शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल NFSA की ही सूची में, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा। जो लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, BPL के दायरे में आते हैं या फिर अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में जिन्हें रखा गया है, उन्हें यही सिलेंडर अब 450 रुपये में राजस्थान में भी मिलेगा, क्योंकि ये घोषणा राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की थी और उस घोषणा के बाद में अब इस पर अमल शुरू हो गया है, ताकि प्रदेश के उन तमाम परिवारों को जो कि राशन कार्ड के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी KYC होगी और उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी में ड्यूटी के दौरान नर्सिंग कर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट करने को लेकर के हंगामा हो गया और घटना के बाद नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर धरना देकर के नारेबाजी की। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था जो है चरमराने लगी। बताया ये जा रहा है कि रामगंज मंडी के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में शुक्रवार रात को मरीज के परिजन और नर्सिंग कर्मी नरेंद्र गुर्जर के साथ अभद्रता और मारपीट की, जिसके बाद सुबह सभी नर्सिंग कर्मियों ने हॉस्पिटल प्रभारी को लिखित में ज्ञापन देकर के इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं का कार्य बहिष्कार करके धरना दिया। नर्सिंग कर्मियों ने मांग जो है की है कि पुलिस थाने में पीड़ित नर्सिंग कर्मी ने रात को रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। समझाइश करके धरने को 1 घंटे के बाद समाप्त किया गया। रात को मैं वार्ड में ट्रीटमेंट कर रहा था, मरीज का टेंडर आया, उसको मरीज को रेफर किया हुआ था। उसने मेरे से बोला कि मेरी बोतल पकड़ कर वहाँ गाड़ी उतर ले चलो, तो मुझे गाड़ी में बैठा हुआ मेरे फिर इसको मैंने कहा आप आगे चल जाओ, नंबर का बनवा स्टाफ है, तो उसमें गलबान पकड़ लिया, मेरे साथ मारपीट करे, तेरे से जितना बोले इतना काम कर, ज़्यादा नेतागिरी मत कर, तो मैं इस तरह जानता हूँ। खबर साचौर के बागोड़ा से है, जहां विद्युत विभाग की हठ धर्मिता के कारण किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों द्वारा डिमांड राशि भरने के 1 साल बाद में भी किसानों को कृषि कनेक्शन देने में विभाग के द्वारा आनाकानी की जा रही है, जबकि 60 गांठ एवं रसूखदार लोगों को कुछ दिनों में ही कृषि कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों से परेशान एक पीड़ित किसान ने बताया कि उसने पत्नी के गहने गिरवी रख करके और कर्ज लेकर के 31,000 रुपए की डिमांड राशि भरने के बाद भी विभाग द्वारा कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा। किसान के अनुसार उधार पैसे लेकर के वह ट्यूबवेल भी लगवा चुका है, परंतु कनेक्शन नहीं होने से ट्यूबवेल खुदवाने के लिए जो है कर्ज जो लिए गए वो अब चुकाना मुश्किल हो रहा है। फाइल है, डिमांड है 21,000 रुपया, वो भी मैं घटिया पड़ा है, मारा वापस और कहना फिर भी जाके ने वो भी आज 12 महीना की मुश्किल दे रहे हूँ, ये और गाली यूज कर रहे हैं और रिश्वत भी मांग रहे हैं। जैसलमेर कलेक्ट्रेट के DRDA सभागार में शुक्रवार का दिन उन पाक शरणार्थियों के लिए यादगार रहा जो सालों से भारतीय नागरिक बनने का इंतजार कर रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने 20 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया, जिसको पा करके वो बेहद ही खुश नजर आए। देखिए रिपोर्ट। पाक विस्थापितों को मिली नई पहचान। मिल गया भारतीय कहलाने का हक। नम आंखों से बोले, आज हम बहुत खुश हैं। भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं कि हमें नागरिकता मिली, आज हम बहुत खुश हैं। पिछले कई साल से जैसलमेर में विस्थापितों की जिंदगी गुजार रहे पाकिस्तान से आए 20 लोगों को अब भारतीय होने का अधिकार मिल चुका है। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के DRDA सभागार में DM ने सभी पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। इस मौके पर गृह मंत्रालय के उप सचिव राजेश जैन, अतिरिक्त कलेक्टर मुन्नीराम बागड़िया, सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा समेत पाकिस्तान से आए शरणार्थी और उनके परिजन मौजूद रहे। भारतीय नागरिक बनने पर तमाम विस्थापितों की खुशी का ठिकाना न रहा।
अब दंगा फसाद के अंदर कहते थे शरणार्थी है, वहाँ से आए हम। आज हम नागरिकता के लिए आज सरकार, भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं कि हमें नागरिकता मिली। आज हम बहुत खुश हैं, आज बहुत ही खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए पाक विस्थापितों ने बताया है कि वे भारतीय नागरिक बनने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने इस खुशी को मिठाई बांट और एक दूसरे को माला पहनाकर जताया है। अपना घर बार, परिवार, व्यापार, कारोबार सब छोड़कर 1 दशक से ज्यादा समय पहले अपने वतन में आए इन 20 विस्थापितों का संघर्ष अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान से आए 2012 चौथे महीने की 20 तारीख। जी, लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी है, और इसीलिए अब अभी तो हम नागरिक हो गया, अभी तो हमने भारत के हो गए, बहुत भारतीय हो गए। भारत माता की जय। बहुत खुशी है। भारत की नागरिकता पाने पाक विस्थापित पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए थे। यहाँ आने के बाद वतन लौटने की खुशी थी, लेकिन सुविधाओं का अभाव भी था। अब जब नागरिकता मिल चुकी है तो इन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और भारत माता की जयकार लगाई। दुख तो बहुत था, दिल्ली के चक्कर बहुत घाटे, कम से कम 6 बार दिल्ली जाके आया, फिर अभी नागरिकता मिली, बहुत खुश हूँ। ये तो पाकिस्तान हमारे का तो लगता ही है, भारत ही जी, बहुत बड़ी खुशी है। गौरतलब है कि 2016 से आज तक कुल 75 पाक विस्थापितों को जैसलमेर में भारतीय नागरिकता मिली। लंबे अरसे से ये लोग जिस सपने को देख रहे थे वो पूरा हो चुका है। अब इन्हें उम्मीद है कि इनकी बाकी जिंदगी भारत में बिना किसी परेशानी के ही बीतेगी। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सामल दान की रिपोर्ट। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा से वजवाना तक बनी 18 किलोमीटर की सड़क पर अनगिनत आपको बता दें कि गड्ढे हैं जो हादसे का सबब बने हुए हैं। 52 करोड़ रुपए की लागत से बनी 18 किलोमीटर की सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। 4 साल में 10 से 12 बार इस सड़क पर पैचवर्क का काम हो चुका है, लेकिन वाहन चालकों को राहत नहीं मिल पाई है। अब पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी सड़क पर टोल वसूली की तैयारी की जा रही, जिससे लोगों में आक्रोश है। साल 2013 में स्वरूपगंज से रतलाम तक 311 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 927A की घोषणा हुई। पहले बांसवाड़ा से लेकर के मध्य प्रदेश की सीमा दानपुर तक सड़क निर्माण का कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम की ओर से किया गया। वहीं बांसवाड़ा से वजवाना तक 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कराया। यह कार्य 2021 में पूरा हुआ। महज 4 साल में हालात ये हैं कि इस रास्ते पर गुजरते समय नजर चूकते ही जान जो है सासत में आ जाती है। स्पष्ट है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के जो निर्देश है वो यही है कि जो टोल वसूल रहा है वो रोड भी का मेंटेनेंस भी वही करेंगे। रोड अगर टूट गई तो ठीक कराएंगे। हमने पीडब्ल्यूडी के, एनएच के या आरएसआरडीसी जिस भी कार्यकारी एजेंसी ने वो रोड बनाई है उनको ये निर्देशित किया है कि वो जिस भी ठेकेदार ने बनाई है वो स्वयं अगर डीएलपी पीरियड में है तो, या फिर अगर टोल की वसूली हो रही है तो जो भी इसमें मेंटेनेंस को करना है वो 1 सितंबर से शुरुआत करके रोडों को ठीक करवा दें। ये सड़क क्या है कि 2017-18 में स्वीकृत हुई थी और जनवरी 2020 में कंप्लीट हुई थी। 4 साल का इसका इस पर एग्रीमेंट डीएलपी था जो जनवरी 2024 में खत्म हो गया और इसकी लागत 52.8 करोड़ थी। और अब खबर जैसलमेर की, जहां पिछले दिनों मानसून की हुई जबरदस्त बारिश के बाद जो है रामदेवरा का पवित्र राम सरोवर तालाब पूर्ण रूप से लबालब भरा हुआ है। रामदेवरा मेला चलने के कारण प्रतिदिन लाखों लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालु राम सरोवर तालाब में नहाना पसंद करते हैं। ऐसे में सरोवर के आसपास सुबह से लेकर के देर शाम तक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से पूर्व में कुछ डूबने की घटनाएं घटित भी हुई थी। मेला शुरू होते ही एसडीआरएफ की टीम को राम सरोवर तालाब पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति डूब रहा हो तो उसे तुरंत बचाया जा सके। एसडीआरएफ की टीम जो है 12 जनों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, जो नाव पर नियमित रूप से गश्त करके लोगों को गहरे पानी में नहीं जाने की हिदायत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर। हम जोधपुर से आए हैं, ये टीम में एक टीम कमांडर हूँ गणपत राम और साथ में 9 कांस्टेबल हैं।
जो पिछले 20 तारीख से जब से हम आए हैं अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और नाव लेकर घाट घाट घूमकर हम हिदायत दे रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जो मेहरबानी मानने की कोशिश करते हैं उनको भी हम दूर कहते हैं। सीकर जिले के रेवासा धाम के पीठाधीश्वर महंत राघवाचार्य का आज अंतिम संस्कार हुआ। शनिवार सुबह महंत राघवाचार्य की अंतिम यात्रा निकाली गई और अंतिम यात्रा जानकीनाथ बड़ा मंदिर से रवाना हुई और रेवासा गांव के अलग अलग इलाकों से होकर के वापस मंदिर परिसर की गौशाला पहुंची। यहां अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराधिकारी राजेंद्र दास महाराज ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में नेता, धर्मगुरु और अनेक पीठाधीश्वर जो है वो शामिल हो रहे। पीठाधीश्वर को शुक्रवार सुबह बाथरूम में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत ही सीकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीडियो बना रहे हैं, फोटो ले रहे वीडियो। स्वामी राघवाचार्य जी केवल शेखावाटी की नहीं, राजस्थान और पूरे देश भर में सनातन की धर्म ध्वजा को जिस तरीके से उन्होंने थामे रखा था, और केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रबोधन भी किया। हम उनसे बहुत चीज़ें सुनते भी थे और सीखते भी थे। शेखावाटी ने तो एक संत खोया ही है, लेकिन समाज और देश के बीच में से भी और हम जैसे राजनेताओं का मार्गदर्शन करने वाली एक शख्सियत हमारे बीच में से चली गई। भारत में आतंकियों की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आईएसआईएस का आईटी सेल मैसेजिंग ग्रुप के जरिए भारतीय युवाओं आतंक के रास्ते पर धकेल रहा है। अब आतंकी बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस की सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रची है और इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। दिल्ली से बेंगलुरु तक कई भारतीय शहर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टारगेट पर हैं। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आईएसआई ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। इसके लिए हिंदुस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलने की पूरी प्लानिंग की गई है। इस साजिश का नाम है ऑपरेशन अल हिंद। ऑपरेशन अल हिंद को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत से फरार आतंकी फरहतुल्लाह गौरी को सौंपी गई है। फरहतुल्लाह गौरी इस वक्त जैश के कैंप में आतंकियों को रिक्रूट करने का काम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत में आईएसआईएस का बड़ा मॉड्यूल तैयार करने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आईएसआईएस का आईटी सेल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करता है। भारत में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के झूठे प्रोपेगेंडा के जाल में युवाओं को फंसाकर उन्हें आतंकवादी बनाने के लिए उकसाया जाता है और इसके लिए कई ऐसे भड़काऊ वीडियो शेयर किए जाते हैं। इन वीडियो के नाम ऐसे हैं जिससे समझा जा सकता है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। शेयर किए गए वीडियो के टाइटल भी भड़काने वाले हैं, जैसे हिंदू रियल टेररिस्ट, हिंदू लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप। इन ग्रुप से जुड़े युवाओं को जिहाद करने, हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए भड़काया जाता है। युवाओं को कट्टर इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए भी कई तरह के आर्टिकल मुहैया कराए जाते हैं। जब रिक्रूटर को यकीन हो जाता है कि उसके ग्रुप से जुड़े युवाओं का ब्रेन वॉश हो चुका है, तो शुरू होता है आतंक की ट्रेनिंग का स्टेज। इसके लिए भी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर भटके युवाओं को जिहाद के नाम पर हथियार उठाने को कहा जाता है। इसके बाद आईएसआईएस अपने अगले स्टेज में मुजाहिदीन यानी इस्लाम के लिए युद्ध करने वाले लड़ाकों को तैयार करता है। इन मुजाहिदीनों को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तैयार आतंकियों की नई पहचान के लिए उन्हें लोन वॉरियर, अल हिंद गज़वा, अल मुजाहिद, निसारे हिंद जैसे नाम दिए जाते हैं। आतंकी बनने के लिए तैयार लड़कों को इन्हीं ग्रुप के जरिए हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ग्रुप में 100 से 200 लड़ाके शामिल होते हैं। आइज ऑफ हिंदू, स्टूडेंट्स ऑफ हिंद,
मैसेज ऑफ इस्लाम, अल कसम, मुस्लिम इन इंडिया जैसे कई ग्रुप हैं जहां तैयार लड़ाकों को शामिल किया जाता है। इसमें दंगे फैलाने, हत्या करने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बारे में खुलकर चर्चा की जाती है। आईएसआई इन्हीं ग्रुप पर तैयार आतंकियों को टास्क देता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर से बचने के लिए ये ग्रुप कुछ समय तक ही एक्टिव होते हैं और इन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से हर महीने सैकड़ों नए ग्रुप और चैनल्स बनाए जाते हैं जिस पर आतंक की ट्रेनिंग का कोर्स दिया जाता है। चूरू से बड़ी खबर, दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी सौतेले पिता का शव मिलने का यह पूरा मामला है। परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार किया है। समाज के लोगों के साथ मोर्चरी के सामने धरना दे रहे हैं। कल शाम मेडिकल कॉलेज के आगे खेत में शव मिला था। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने सूचना पर नाबालिग का रेस्क्यू किया था। सौतेले पिता और भाई पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया था। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया है। चूरू से यह बड़ी अपडेट, समाज के लोगों के साथ मोर्चरी के सामने जो है धरना दिया जा रहा है। कल शाम मेडिकल कॉलेज के आगे खेत में जो है ये शव मिला था। हेल्पलाइन टीम ने सूचना पर नाबालिग का रेस्क्यू किया था। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको चूरू से दे रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी सौतेले पिता का शव मिलने का ये पूरा केस है और परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया है। लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों के साथ जो परिजन है मोर्चरी के सामने ही धरना दे रहे हैं। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कल शाम मेडिकल कॉलेज के आगे खेत में ये शव मिला था। हेल्पलाइन टीम ने सूचना पर नाबालिग का रेस्क्यू भी किया था और अब जो है लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, लोगों में आक्रोश है, समाज के साथ परिजन भी धरने पर बैठ गए हैं, क्या अपडेट है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों के द्वारा मांगे नहीं माने जाने तक और शव को लेने से इनकार किया गया है और जो पोस्टमार्टम है वो भी शव का अभी शुरू नहीं हो पाया है। इसी वजह से इनके जो मोर्चरी के सामने ये धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि जो बाल कल्याण समिति है उसको भंग किया जाए। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम है उसके जो सदस्य हैं उन सबको हटाया जाए। इस तरह की जो मांगे हैं वो इनके द्वारा की जा रही है। इनका कहना है कि जो आरोप लगे थे वो आरोप निराधार थे और इन निराधार आरोपों की वजह से और ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी तेज होती हुई दिख रही है। प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर उनियारा पहुंचे हैं। सांसद दामोदर अग्रवाल भी उनियारा में ही मौजूद है। देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर के बैठक लेंगे। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला प्रमुख सरोज बंसल भी मौजूद है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। पदाधिकारी के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना